मुझे लगता है कि जल्द ही यहाँ पर चुनाव आयोग तक इस बात की जानकारी पहुंच भी गई होगी और जल्द ही चुनाव आयोग इस पर कुछ ना कुछ जो सख्त कदम है वो उठाता हमें नजर आ सकता है। उसमें अमित शाह ने खुले तौर पर यह बात स्वीकारी थी कि मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर और बीजेपी इस बात से भली भांति परिचित है कि सत्ता विरोधी लहर और इसी वजह से शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बनाया गया और नरेंद्र मोदी को यहाँ सामने लाया गया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पहले जो है जांच होनी चाहिए, जो जितने भी तमाम मतदान केंद्र हैं वहाँ पर जितनी भी मशीनें हैं सभी मशीनों की चुनाव आयोग को पहले जांच करानी चाहिए, उसके बाद ही इन मशीनों को चुनाव के लिए यहाँ पर परिपक्व करा देना चाहिए। लेकिन फिर उनके साथ ही इस तरीके से विवाद होते, गोलीबारी की खबरें आती हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही पार्टी के लिए यहाँ पर नुकसानदायक हो सकता है और खासकर बीजेपी। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आपका स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। आज 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग शुरू भी हो चुकी है, जहाँ छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 70 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो वहीं मध्य प्रदेश में सभी 230 सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं। लेकिन दोनों ही राज्यों में बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। एक राज्य है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में बड़ी झड़प देखने को मिलती है, गोलीबारी की घटनाएं देखने को मिलती हैं, ईवीएम खराब पाई जाती है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के जरिए ब्लास्ट करवाया जाता है, जिसके बाद वोटिंग पर सीधा सीधा असर पड़ता हुआ नजर आता है। ज़्यादा देरी किए हुए बिना यहाँ पर न्यूज़ रूम में तमाम लोगों से सवाल के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आखिरकार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनने वाली है और इस तरीके की जो खबरें सामने आ रही हैं, बवाल सामने आ रहा है, उससे क्या वोटिंग पर सीधे तौर पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले अक्षय मेरे साथ हैं। अक्षय, आपका स्वागत है। अक्षय, जिस तरीके से देखा जाए कि इंदौर 1 में जो राउत सीट है वहां पर एक बड़ी झड़प कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में देखने को मिली। यह देखा गया कि ये दोनों प्रत्याशी यहां पर झगड़ते हुए इस वजह से नजर आए क्योंकि ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन दोनों में से किसी एक प्रत्याशी ने लोगों को लालच देने की बात कही है, कुछ सामान बांटते हुए नजर आए थे, जिसका विरोध यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी करते हुए नजर आए थे। और बात करें तो यहाँ पर जीतू पटवारी और मधु वर्मा जो यहाँ पर उतरी हुई हैं, उनके कार्यकर्ता झड़प रहे थे, लेकिन अचानक से ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि आंसू गैस के गोले दागने पड़ते हैं। तो क्या इन दोनों पार्टियों को ये समझ नहीं है कि वोटिंग शुरू होने वाली है और वोटिंग शुरू होने से पहले ऐसी झड़प अगर देखी जा रही है तो सीधे सीधे तौर पर उस सीट पर असर नहीं पड़ेगा? देखिए, इसमें निश्चित तौर पर कोई दो राय नहीं है कि अगर इस तरह की झड़प होती है और अगर वो झड़प यहाँ हिंसक रूप अख्तियार कर लेती है तो कहीं ना कहीं जो चुनाव है उस पर भी फर्क पड़ सकता है। देखिए, आमतौर पर जब भी कहीं चुनाव होते हैं तो जो औसतन यहाँ पर मतदान हमें देखने को मिलता है वो करीबन 60 से 65% देखने को मिलता है। लेकिन अगर सुबह सुबह मतदान केंद्र से इस तरह की खबर सामने आए कि दोनों गुटों में यहाँ झड़प की खबर जो है निकल कर सामने आए, उसके बाद यहाँ पर स्थिति इतनी बढ़ जाती है कि जो पुलिस है उसे यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागने पड़ते हैं, तो वो सीधे तौर पर यहाँ मतदान को भी प्रभावित करेगा। जो 60 से 65% तक औसतन मतदान जाता है उस पर भी प्रभाव डालेगा और वो कहीं ना कहीं गिर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपने जिस तरह से जिक्र किया कि कांग्रेस के प्रत्याशियों, कांग्रेस के उम्मीदवार के और साथ ही कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता उनकी तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर लोगों को सामान और पैसे बांट रहे हैं केवल वोट पाने के लिए। तो देखिए, ये चीज़ इसकी संभावना पूरी है क्योंकि हाल ही में हमने एक कांग्रेस नेता का भी वीडियो एक वायरल हुआ था जिसमें हमने देखा था कि वो पैसे बांट रहे थे अपनी पत्नी जो उनकी प्रत्याशी है किसी चुनाव में, तो उनके समर्थन में लोग आए इसीलिए वो पैसे बांट रहे थे। तो इस चीज़ की पूरी संभावना है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन निश्चित तौर पर ये चीज़ बेहद ही खराब है और ये चीज़ भी अगर हुई है तो मुझे लगता है कि जल्द ही यहाँ पर चुनाव आयोग तक इस बात की जानकारी पहुँच भी गई होगी और जल्द ही चुनाव आयोग इस पर कुछ ना कुछ जो सख्त कदम है वो उठाता हमें नजर आ सकता है। यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, इंदौर 1 से उतरे हुए हैं, यहाँ पर उनका भी वीडियो वायरल हुआ था जो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए और यहाँ पर मैं अधिकारियों को 51,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। वही कैलाश विजयवर्गीय अब फिर से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुमत के साथ जीत हासिल करेंगे, कम से कम 150 सीटें तो वो हासिल करते हुए नजर आएंगे। आपको क्या लगता है कैलाश विजयवर्गीय के बयान के आधार पर क्या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुमत से सरकार बना पाएगी? देखिए, मैं इस बयान को जो आपने जिस तरह से बयान किया और जिस तरह से आपने यहाँ पर सवाल किया, इस सवाल को मैं कहने के अमित शाह से रिलेट करना चाहूँगा क्योंकि हाल ही में अमित शाह के एक बड़े न्यूज़ संस्थान के साथ इंटरव्यू हुआ, उसमें अमित शाह ने खुले तौर पर यह बात स्वीकारी थी कि मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर और बीजेपी इस बात से भली भांति परिचित है कि सत्ता विरोधी लहर और इसी वजह से शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बनाया गया और नरेंद्र मोदी को यहाँ सामने लाया गया है। तो जो सत्ता विरोधी लहर है उससे कहीं ना कहीं निपटने के लिए और कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को आश्वासन देने के लिए बीजेपी के छोटे से लेकर बड़े तक यानी कि जितने भी तमाम नेता हैं, चाहे इसमें कैलाश विजयवर्गीय है, इसीलिए वे
यहाँ पर चाहे ऑन कैमरा कहे या फिर ऑफ कैमरा भी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ, हम जीतेंगे भी और हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, सभी यहाँ सीटें हासिल करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जिस तरह आपने यहाँ पर जिक्र किया कि कैलाश विजयवर्गीय का वीडियो वायरल हुआ था कि यहाँ पर वो बात कर रहे थे कि अधिकारियों को मैं पैसे दूंगा और जो है वे हमारे समर्थन में वोट लाएं, तो इसकी भी पूरी संभावना है कि ये चीज़ बिल्कुल हुई होगी। और मैं एक बार फिर यहीं पर चुनाव आयोग को लाना चाहूंगा, क्योंकि जिम्मेदारी यहाँ चुनाव आयोग पर आकर रुक जाती है, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है और राज्य में भी इससे मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो शक्ति होती है ऐसे वक्त में वो चुनाव आयोग के हाथ में होती है। तो ऐसी अगर कुछ भी स्थिति रही है तो चुनाव आयोग से पूरी यहाँ पर हमें उम्मीद भी रहेगी कि वो इस पर ज़रूर कुछ ना कोई एक ठोस कदम उठाए। चुनाव आयोग का जिक्र आपने किया तो सवाल ये भी बनता है कि मध्य प्रदेश में कई ऐसे पोलिंग बूथ थे जहां पर ईवीएम खराब पाए गए, जिसमें खिलचीपुर का नाम दिया जाता है, सतना है, नागौद है, यहाँ पर कई ईवीएम खराब पाई गई। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग का काम नहीं है कि इससे पहले ही जांच कर ली जाए कि यहाँ पर ईवीएम खराब ना हो, क्योंकि सीधे सीधे तौर पर वोट पर असर पड़ता हुआ नजर आता है। तो क्या इसमें चुनाव आयोग की भागीदारी नहीं लगती है कि ईवीएम में पहले से ही जाँच हो जाए? देखिए, ये चीज़ बिल्कुल है, क्योंकि जब एक वोट डालने की बात आती है तो दो प्रक्रिया हमें नजर आती है वोट डालने के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसका आपने जिक्र किया ईवीएम का, इसके अलावा बैलेट पेपर की बात आती है। बैलेट पेपर में हमें इस तरह की कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलती, लेकिन ईवीएम जैसे कि हम जानते हैं कि एक टेक्निकल चीज़ है, टेक्निकल चीज़ में कभी भी कोई भी इशू, कोई भी एरर आ सकता है, वो आपको बता के नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पहले जो है जाँच होनी चाहिए, जो जितने भी तमाम मतदान केंद्र हैं वहाँ पर जितनी भी मशीनें हैं, सभी मशीनों की चुनाव आयोग को पहले जाँच करानी चाहिए, उसके बाद ही उन मशीनों को चुनाव के लिए यहाँ पर परिपक्व करा देना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से बातें कही गई हैं, बात तो ये भी साबित होती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इन तमाम बवालों के बीच में क्या अपनी सरकार बना पाएगी। वो नरेंद्र सिंह तोमर जिनके बेटे की वजह से वो खतरे में आ गए थे और घोटाले के बड़े आरोप लगते हुए नजर आए, भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगते हुए नजर आए, और नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पर दिमनी सीट से उतरे हुए मध्य प्रदेश की, लेकिन उसी सीट पर गोलीबारी की खबरें सामने आई है। दौलत भी मेरे साथ हैं। दौलत, जिस तरीके से गोलीबारी की खबरें सामने आई, अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि कौन सी पार्टी की तरफ से या किसकी तरफ से करवाया गया, लेकिन मतदाताओं की तरफ ये गोलीबारी देखी गई है। तो इस घटनाओं को किस तरीके से देखते हैं कि आखिरकार ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं चुनाव के दौरान? देखिए, जब से एमपी और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर वोटिंग होना शुरू हुई है, लगातार बवाल यहाँ पर है। कभी ईवीएम का बवाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कभी हम देख रहे हैं कि गोलीबारी यहाँ पर हो रही है, और लगातार ये विवाद कहीं ना कहीं वोटर्स की तरफ नुकसानदायक है, क्योंकि यहाँ वोटर्स जो है सुबह अपना समय निकाल के यहाँ वोट डाल रहे हैं। लोकतंत्र का पर्व आज है, वहाँ पर वो अपनी देखा जाए तो आहुति देने आए, लेकिन यहाँ देखा जाए तो वोटर्स के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि ये ऐसे विवाद जो है उनके बीच डर पैदा करता है। यहाँ पर आप तो कहते हैं कि सत्ता आप हासिल करेंगे, लेकिन फिर उनके साथ ही इस तरीके से विवाद होते हैं, गोलीबारी की खबरें आती हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही पार्टी के लिए यहाँ पर नुकसानदायक हो सकता है, और खासकर बीजेपी के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है बीजेपी के खिलाफ ही आरोप लगते हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करते हैं। यहाँ पर जो लोग आते हैं वोट करने, उनको यहाँ पर लालच देते हैं, तो नुकसानदायक दोनों ही पार्टी के लिए हो सकता है। यहाँ पर उनको देखना चाहिए कि यहाँ पर जो वोट डालने आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। इसी बीच जो है सुरक्षा के इंतजाम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर दो प्रत्याशी जब लड़ते हुए नजर आए तो उन सभी को यहाँ पर नज़रबंद कर दिया गया, जिसमें बड़ा आरोप लगा कि बीजेपी के नेता लालच यहाँ पर जनता को दे रहे हैं। आप वोट जो है लालच के बल पर यहाँ पर नहीं ले सकते। यहाँ पर जो है लोग उसी प्रत्याशी को वोट देंगे जिसको पसंद करते हैं, जिसको वो चाहते हैं कि वो हमारे लिए विकास करेगा, या उम्मीद जिनको लोगों से होती है। लेकिन बीजेपी क्या देखते हैं कि वो लालच यहाँ पर दे रही है। ईवीएम की गड़बड़ी के आरोप यहाँ पर लगते हैं, सुबह से यही खबरें चल रही हैं कि ईवीएम में यहाँ गड़बड़ी है, वहाँ है। यहाँ कमलनाथ जो है कई सारे बयान यहाँ पर दे रहे हैं कि साजिश हो सकती है इन चुनावों में बीजेपी की। यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि कई ऐसे मतदाता हैं जो सीधे सीधे तौर पर मतदान का बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जिसके मेहर में विष्णुपुर है, वहाँ पर लोग सीधे तौर पर मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी मांगों को वो पूरा करते हुए नजर नहीं आए थे। और एक बार फिर से आपको देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब जारी है, या एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनती हुई नजर आ रही? देखा जाए तो जनता ने तो पहले ही फैसला सुना दिया था 2018 में कि उनकी सरकार अब नहीं आएगी। 15 साल का जो कुशासन था वो जनता खत्म करना चाहती है। अब ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं होगा। लेकिन 2020 में जब ये आंकड़े बदलते हैं, जब यहाँ पर सिंधिया आते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं कि चीज़ें बदलती हैं। लेकिन जनता का फैसला अभी भी शायद यहाँ रहे कि वो कांग्रेस को ही चुने, क्योंकि बीजेपी के ऊपर कई सारे आरोप यहाँ पर हैं ईवीएम को लेकर, चाहे वो लालच देना हो। तो यहाँ पर देखा जाए सत्ता विरोधी जो लहर है वो बीजेपी के लिए यहाँ पर शायद काम नहीं आए। यहाँ पर 2018 वाला
फैसला जनता जो है दोबारा दोहरा दे। जिस तरीके से लोग यहाँ पर बहिष्कार कर रहे हैं वोट देने का, कहीं ना कहीं सरकार की ही खराब नीतियाँ हैं। यहाँ पर वो बड़ी बड़ी चुनावी जब आते हैं चुनाव तो बड़े बड़े चीज़ें वादे करते हैं। यहाँ पर लाडली बहना योजना चलाई, कई सारी योजना यहाँ पर चलाई, लेकिन जनता को उनका लाभ नहीं मिला तो वो वोट यहाँ पर नहीं दे रहे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी इन सब चीज़ का फ़ायदा जहाँ उठाना चाहती थी सत्ता विरोधी लहर का, लेकिन ऐसी कोई लहर नज़र नहीं आ रही। यहाँ तो उनके खिलाफ ही ये बड़ी लहर नज़र आ रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान के बीच में एक बड़ी लड़ाई देखने को मिल रही है, लेकिन कमलनाथ भी वोट डालकर आ चुके हैं और शिवराज सिंह चौहान भी वोट डालकर आ चुके हैं। लेकिन कमलनाथ का एक बयान एक तरीके से सुर्खियों में देखा जा रहा है, क्योंकि सीधे सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। नेहा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा, सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान के बीच में एक बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, वहीं कमलनाथ ये कहते हैं कि मैं शिवराज सिंह चौहान नहीं हूं जो पहले से बता दूं कि मैं कितनी सीटें जीतता हुआ नजर आऊंगा, लेकिन यह तो तय है कि इस बार कमलनाथ की सरकार बनती हुई नजर आई। उनके बयान से कितना सहमत है? देखिए, अभी तो किसी के बारे में भी कहा नहीं जा सकता नाज़मीन यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बेशक तमाम पार्टियां ये कहती नजर आ रही हैं, अपनी जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन देखिए 3 दिसंबर से पहले किसी भी पार्टी की जीत का दावा यहाँ पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश के मैदान में दोनों पार्टियां एक दूसरे को हराने की पूरी तैयारी कर रही हैं। देखिए, भाजपा भी यहाँ पर पीछे नहीं हट रही है और कांग्रेस भी लगातार यहाँ पर काफ़ी तैयारियां कर रही हैं। अगर मैं 2018 की बात करूँ तो देखिए 2018 में बनी तो कांग्रेस की सरकार थी। अगर यहाँ पर गद्दारी ना होती उस वक्त में तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ही इस वक्त सरकार में होती मध्य प्रदेश में, लेकिन शिवराज सिंह चौहान सीएम पद पर बैठे। तो देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ने 15 महीने कमलनाथ को भी दे दिए और 3.5 साल शिवराज सिंह चौहान को भी दे दिए। तो इस 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने दोनों सरकारों के कामकाज को देख लिया है। अब मध्य प्रदेश की जनता के हाथ में है कि आखिरकार वो किसको चुनेगी। हाँ, लेकिन यहाँ ये कहा जा सकता है कि आपने सुना होगा कि जब भी कोई चुनाव होता है तो चुनाव से पहले ये कहा जाता है कि इस पार्टी की हवा चल रही है। तो उस हवा की बात अगर मैं भी करूं यहाँ पर तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं कांग्रेस की हवा नजर आ रही है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें तो दूसरे चरण में आज मतदान शुरू हो चुके हैं और शुरू होते ही एक बड़ा ब्लास्ट की खबरें सामने आ रही है। धमतरी से एक बड़ा ब्लास्ट होता है, नक्सलियों की तरफ से करवाया जाता है और सीधे सीधे तौर पर इसका असर भी वोटिंग पर पड़ता हुआ नजर आता है। क्या नक्सलियों की वजह से भूपेश बघेल की जो सरकार बनी हुई है क्या खतरे में आ सकती है? देखिए, जब भी कोई चुनाव होता है नाज़मीन तो यहाँ पर देखिए वो तो नक्सलवादी एरिया है। अगर मैं एमपी की बात करूँ तो एमपी में भी आपने देखा होगा और सुना भी होगा, अभी आपने बताया कि वहाँ पर गोलीबारी की भी खबर सामने आई है, लड़ाई झड़प भी वहाँ पर देखने को मिली है। और छत्तीसगढ़ में देखिए पहले चरण के दौरान भी देखा गया था कि वहाँ पर बम विस्फोट की खबर सामने आई थी। तो बिल्कुल यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ भूपेश बघेल के ऊपर सवाल उठ सकते हैं इस बम विस्फोट को लेकर, क्योंकि पहले चरण में फिर दूसरे चरण में इस बीच में कोई खबर नहीं आई। 7 नवंबर और 17 नवंबर के बीच में छत्तीसगढ़ को लेकर कोई ऐसी अपडेट सामने नहीं आई थी कि वहां पर बम विस्फोट हुआ है। तो यहाँ पर चुनावों के दौरान ही क्यों बम विस्फोट हो रहा है? तो देखिए सवाल उठने तो यहाँ पर जाहिर सी बात है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ अबरार और प्रज्ञा भी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो क्या चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले अबरार, मध्य प्रदेश में कमलनाथ या शिवराज सिंह चौहान? देखिए, मध्य प्रदेश में अगर इस वक्त देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से सरकार को चलाया है वो लगातार जनता से ये उम्मीद कर रहे हैं कि जनता उनके पक्ष में वोट ज़रूर करेगी। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि बीते चुनाव के जो नतीजे थे वो भी कांग्रेस के पक्ष में ही गए थे। हालांकि कांग्रेस की कुछ अंदरूनी गलतियाँ जिसकी वजह से फिर सरकार बदलती हुई नजर आई। तो इस बार कांग्रेस दरअसल उसी जो मैंडेट को लेकर के ये दावा कर रही है या सोच रही है कि जनता क्या भारत जोड़ो यात्रा का वो असर देखते हुए फिर से एक बार कांग्रेस की तरफ जाना पसंद करेगी। तो इस वक्त अगर कहा जाए तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि डमाडोल की स्थिति है, क्योंकि दोनों ही तरफ मुझे लगता है कि पक्ष बराबर है। और अब जबकि 5-6 घंटे का समय अभी भी है वोटिंग के लिए, तो इस समय सीमा के भीतर दरअसल ये तय होगा कि शिवराज सिंह चौहान ने जिन योजनाओं को लेकर के अपनी पीठ थपथपाई है, क्या उस योजना पर जनता भरोसा करते हुए उनके पक्ष में मत करेगी या फिर कमलनाथ एक बार फिर से जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगैर भी जो है प्रदेश में अपनी सरकार को स्थापित करवाते नजर आएंगे। क्योंकि इस वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस में एकमात्र वही चेहरा है जिसके बलबूते कांग्रेस पार्टी ये तमाम दावे कर रही है। प्रज्ञा, आपको क्या लगता है? अबरार की बात से सहमत? आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार इस बार? देखिए, जिस तरीके से जो तमाम आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर अगर बात करें बीजेपी लगातार रैली करती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार
आना पड़ता है, यहाँ पर जेपी नड्डा को कई बार सामने आना पड़ता है, और अगर बात करें तो अमित शाह को कई बार आना पड़ता है। लेकिन इस चीज़ से साफ समझ में आ रहा है नाजमीन के किस तरह से बीजेपी जो है वो मध्य प्रदेश में अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही है, और इसकी कई बड़ी वजह है। यहाँ पर अगर जिस तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो है उन पर कई बड़े आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। खुद राहुल गांधी ने भरे मंच से कहा कि 50% कमीशन की बात कहते हुए नजर आए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे पर कई आरोप लग रहे हैं 1000 करोड़ रुपए को लेकर के। तो ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से बीजेपी कमजोर है, और जो कुछ चीजें 2018 के चुनाव में देखने के लिए मिली थी, हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को नहीं चुना था जनता ने, कांग्रेस को चुना था। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते बीजेपी सत्ता में आ गई, और बीजेपी के मन में ये डर है कि एक बार तो कहीं ना कहीं सेंधमारी के बाद वो सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन इस बार तो जनता वोट दे रही है जाहिर तौर पर, और शिवराज सिंह चौहान की सरकार को जनता देख चुकी है। तो डर अपने आप में बनना लाजमी है कि काम देखा है और जो भ्रष्टाचार है उसे भी देखा है, जिस तरीके से दलितों पर अत्याचार हुआ है, जिस तरीके से यहाँ पर कमजोर लोगों को और ज्यादा दबाया गया, तो ये तमाम चीजें जनता ने देखी है, और यही तमाम चीजें अब शिवराज के डर की वजह बनते हुए नजर आ रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता उन्हें वोट नहीं देगी। जी बिल्कुल, जनता ने बखूबी देखा है और जनता ही चुनेगी कि इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार होगी और छत्तीसगढ़ में भी किसकी सरकार होगी। लेकिन अभी भी कुछ समय बाकी है, अभी भी वोट डाले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।